नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। अंकिता भंडारी का शव बरामद हो गया है। चिल्ला बैराज के पास पानी में शव मिला है। 5 दिन पहले हत्या कर शव को फेंका गया है। हत्या के आरोप में बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शव के शिनाख्त के लिए परिजनों को बुला लिया गया। शव अंकिता भंडारी का है, यह पुलिस ने क्लियर कर दिया है। 5 दिन बाद अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ है। बेहद खराब स्थिति में अंकिता का शव मिला है। पानी में रहने की वजह से शव फूल गया है। पानी में रहने के चलते शव जो है वो फूल चुका है और उसकी पहचान जो है हालांकि वो कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। शव जो है वो अंकिता भंडारी का है, यह पुलिस ने क्लियर कर दिया है। परिजनों को पहचान के लिए बुलाया गया। परिजनों ने भी शव की शिनाख्त कर दी है। बेहद खराब स्थिति में अंकिता का शव बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर आधी रात को अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आधी रात को ही पुलिस की टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त करवा दिया। वहीं अंकिता की हत्या के मामले में सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया। सीएम ने कहा कि जिस किसी ने यह अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इस केस की गहनता से जांच होगी। घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ऋषिकेश के अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर के पास जाने से मना कर रही थी। वे लोग अंकिता को वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट इससे इनकार कर रही थी। इसलिए उन लोगों ने उसकी 5 दिनों पहले हत्या कर चिल्ला शक्ति नहर में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अंकिता के शव को बरामद कर लिया है और उसके पिता ने शव की पहचान भी कर ली है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और पुलिस को सुपुर्द किया। देखिए, उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के। मैं उनको अपने साथ लेके आया हूं। उन्होंने बॉडी को देखा, अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एम्स में करेंगे और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ रहे हैं देहरादून से। गौरव हमारे साथ देहरादून से हैं और संजय पुंडेर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। शव बरामद हो गया, शिनाख्त भी हो गई है। अपडेट इस मामले में अभी आपके पास क्या है? शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिल्कुल अभिषेक,
अभिषेक 5 दिनों की लंबी तलाश के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने आखिरकार अंकिता का शव बरामद कर लिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब शव की शिनाख्त के लिए पीएम के लिए भेजा गया है। हालांकि इसके बाद पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। और जिस तरह से इसमें कल जो मुख्य आरोपी थे, इसमें रिजॉर्ट का मालिक था और उसके 2 साथी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अभी उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। कहा जा सकता है अभिषेक कि इस पूरे मामले में कतई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जो मुख्य आरोपी है वो सलाखों के पीछे है और कहीं ना कहीं इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक, ठीक है। अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे गौरव की, जिस तरीके से चीजें चली हैं 5-6 दिनों में और इस घटना के सामने आने के बाद उत्तराखंड की जो एक छवि है उसको भी थोड़ा सा धक्का लगा है और शायद यही वजह से मुख्यमंत्री पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी देखिए अभिषेक, मैं बता दूं कि जब से जो है अंकिता गायब हुई थी, उसके बाद जो है लगातार कोशिश की जा रही थी इस मामले को पूरे उत्तराखंड में हाईलाइट करने की। मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया, जिसके बाद जो है पौड़ी प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस को ये केस ट्रांसफर होता है और 24 घंटे बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। वो कबूल करते हैं कि हमने अंकिता की हत्या कर दी है। उसके बाद एसडीआरएफ की टीमों को लगाया जाता है और आज अंकिता का शव बरामद होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल रात को ही जो है पुलकित के रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए थे। उन्होंने साफ जो है अपना आदेश स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कारणों से किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एसआईटी का इस पूरे मामले पे गठन कर दिया गया है। डीआईजीपी रेणुका जो है इस एसआईटी की अगुवाई करेंगे और इस पूरे मामले पे जो अभी साक्ष्य बचे हुए हैं, जिस तरीके से बॉडी मिलने के बाद यह समझा जा रहा था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसे धक्का देकर ही अंकिता को मारा गया, हो सकता है कोई किसी और चीज से भी उसे मारा गया। ये जो सारे थे, इसी की वजह से जो है उन तीनों आरोपियों की रिमांड ली गई है। अब उनसे मौके पे लाके पूछताछ की जाएगी। जाहिर सी बात है अभी और राज खुलने इसमें पूरे तरीके से बाकी है। ठीक है। अब एक और चीज संजय, आपसे इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहेंगे, क्योंकि बात ये आ रही है कि वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश थी और इसके लिए अंकिता मना कर रही थी। क्या यही कारण रहा कि ये हत्या की गई है? पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, तब से अंकिता गायब हुई थी और लगातार इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ कई ऐसे अहम सुराग लगे थे, जिसमें ऑडियो भी थी और व्हाट्सएप चैटिंग भी थी, यानी व्हाट्सएप मैसेज भी पुलिस के हाथ लगे थे। उनसे साफ यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले में है वो इसको धकेलने का प्रयास किया जा रहा था। और अब जिस तरह से इसमें एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे भी साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाकई अंकिता को वेश्यावृत्ति में धकेलने का प्रयास किया जा रहा था। एक ऑडियो भी अंकिता की वायरल हुई है, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा गया है कि मेरा कुछ सामान है वो पहुंचा दीजिए। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण में अब एसआईटी का गठन हो गया है और जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। अभिषेक, ठीक है। संजय और गौरव, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे खबरों पे अपडेट लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बैकडोर भर्ती से नौकरी पाए तमाम कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इससे पहले विधानसभा भर्ती प्रकरण में गठित कोटिया जांच समिति ने स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती मामले की जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे जाने के बाद आज पत्रकारों के बीच पहुंची स्पीकर रितु खंडूरी। मीडिया से मुखातिब स्पीकर ने कहा, मैंने पत्रकारों के माध्यम से अपनी मंशा प्रदेश के सामने रखी थी। कहा था युवाओं को निराश नहीं होना है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए।
उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में पिछले दरवाजे से हुई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया। इसके बाद रितु खंडूरी की इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर हर ओर तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने पहले ही रितु खंडूरी से इस पूरे मामले में गहनता से जांच करने की बात कही थी। जिस तरीके से रितु खंडूरी ने फैसला लिया है, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और भविष्य में विधानसभा में होने वाली सभी भर्तियां पूरे पारदर्शी तरीके से होंगी। मैंने विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियाँ पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हों। उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो है एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए, रद्द तो कर दिया गया है भर्तियों को, अब इस फैसले का स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने, लेकिन जिनकी भर्तियां हुई हैं वहां से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और विपक्ष की तरफ से मामले को लेकर अब क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, जो तत्कालीन जो विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्होंने अपना फैसला साफ कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने इन भर्तियों पर अपना चाबुक चलाया, कहीं ना कहीं जिस तरह से जांच समितियों पर अपना चाबुक चलाया, कहीं ना कहीं जिस तरह से जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट रितु खंडूरी को सौंपी है, तो उसमें 228 जो नियुक्तियां हैं वो वास्तव में गलत तरीके से हुई है, पिछले दरवाजे से हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से ये जांच हुई है, तो कहीं ना कहीं जो काबिल तारीफ है रितु खंडूरी का जो ये फैसला है, पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी काबिल तारीफ इस फैसले को बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2016 से लेकर 2021 तक की जो भर्तियाँ थी 228, वो कहीं ना कहीं बैकडोर से की गई थी, पिछले दरवाजे से की गई थी और नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। लेकिन जिस तरीके से जो जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरते हैं, तैयारियां करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी एक किस्म का ये धोखा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके ये फैसला रितु खंडूरी के माध्यम से लिया गया है, रद्द की काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से, और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। बिल्कुल, और आगे के लिए उन्होंने कहा है कि अब भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। ठीक है हितेश, बने रहें आप हमारे साथ। खबर चमोली से है, जहां तहसील दशोली के ग्राम ब्यारा निजमुला में मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर 828 से ज्यादा लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी गई। इस हेल्थ कैंप में जनरल सर्जन, ऑर्थो सर्जन, स्त्री और बाल रोग विशेषज्ञ, ENT सर्जन मौजूद रहे। वहीं अलग अलग गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग भी की गई। स्वास्थ्य शिविर में दूरस्थ गांव क्षेत्र गौना, निजमुला और अन्य गांव में से 882 से ज्यादा लोगों ने हेल्थ कैंप में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 2 मानसिक रोगियों की जांच की। 12 दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र UDID कार्ड बनाए गए। देखिए, आज जो शिविर हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज निजमुला में लगा है, ऐसे शिविर जिला प्रशासन की ओर से जो ये शिविर लगा है बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए। और स्वास्थ्य की पूरी टीम हमारे यहाँ पे क्षेत्र में आई हुई है और हमारे दूर दूर के जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते उनका इलाज यहाँ पे देखा जा रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है, उनका स्वास्थ्य चेकअप करा रहे हैं। सर कोई अपने बच्चों को भी काफ़ी सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे। और गांव-गांव दूरस्थ क्षेत्र से लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के अभी यहाँ पे अपने क्षेत्र में आए हैं। जो निकटवर्ती आज जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगा है, इसका लाभ हमारे पूरे क्षेत्रवासी उठा रहे हैं। और ऐसे शिविर मैं तो सोचता हूँ कि हर 2 महीने में, हर 3 महीने में लगने चाहिए, ताकि जन जन तक स्वास्थ्य का लाभ। जिलाधिकारी महोदय की बहुत अच्छी पहल है। इस पहल से हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो ये शिविर लग रहे हैं, जो लोग जिला मुख्यालय तक या बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं अपने सर्टिफिकेट बनाने के लिए, यहाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है।
और कई डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, हमारे माननीय एसडीएम साहब और हमारे एडीएम साहब सब लोग यहाँ पर आए हैं। विकास हर विभाग के स्टॉल लगे हैं, जिससे हम जो डीएम साहब का एक अपना वो स्पेशल जो ऐसे कह सकते हैं इसको कि दूर दराज के क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने की मुहिम है। इसमें मेरे को लग रहा है कि ये एक अच्छी पहल है और इसमें काफ़ी लोगों को लाभ मिल पा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की से है। मंगलोर पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब मार्का की 81 पेटी शराब जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने 3888 स्वदेशी पौवे भी बरामद किए हैं। इस मामले में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। शराब ढोने में इस्तेमाल हो रही गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव में वोटरों के बीच शराब बांटने के लिए यह शराब मंगवाई जा रही थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चंपावत के लोहाघाट नगर प्रशासन का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। तमाम अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। लोहाघाट रोडवेज बस स्टैंड के सामने के अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया गया। नेशनल हाईवे की नालियों के बाहर सड़कों पर सामान लगाकर सड़कों और नालियों को रोकने का काम करने वाले व्यापारियों के सामान को भी हटाया गया। टीम ने कई व्यापारियों के चालान काटे और स्टेशन बाजार के सभी रेहड़ी व्यवसायियों को रेहड़ी एक जगह नहीं लगाने और रेहड़ियों को संचालन स्थिति में रखकर सामान बेचने को कहा। बिना लाइसेंस के चल रही रेहड़ियों को भी हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से तमाम व्यापारियों और सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों के बीच हड़कंप मचा रहा है। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया कि सड़कों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई करेगी। खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी एक नाबालिग युवती के लापता होने की खबर है। युवती रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता बताई जा रही है। परिजनों ने मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है। परिजनों ने बताया कि इससे पहले कलियर थाना क्षेत्र के हकीमपुर तुर्रा गांव का एक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जानकारी मिलने पर परिजन वहां गए। युवक युवती के निकाह की बात तय हुई। युवती को परिजन अपने साथ घर लेकर आए। वहीं अब एक बार फिर युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। मामले पर परिजनों ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हाँ, तो हमारी लड़की इन तक घर से चली गई थी 2.5 महीने पहले ले गए थे मैं, और हाँ 6-7 दिन रख कर फिर छोड़ गए थे घर फिर हम धमका को मार को नु कह को किसी को ना बताइए। वहीं की बात दब जागी, पैसे पूछेगा नु कर को पैसे देंगे नु करेंगे और कह को नु निकाह करेंगे जी, हम निकाह करके ले जाएंगे हम साथ। इधर वो लड़का सऊदी भेज दिया तो निकाह भी नहीं करा उनका हमारी लड़के को, और फिर कल तो वह 10 बजे तक गए हमारी लड़की। हाँ, निकाह भी नहीं करा उन्होंने, सऊदी भेज दिया अपने लड़के को। हाँ, पुरानी कहाँ क्या ना ग्रीन पार्क कॉलोनी में मेरी लड़की वह 2.5 महीने पहले चली गई थी। उसमें फिर 5-6 दिन के बाद हमें पता लगा फलानी जगह। हमने फ़ोन करवाया उनको, मिलने को आगे कह लगे जी। फिर हमने कहा भाई बता क्या करो, नहीं मैं रिपोर्ट कर रहा था। मैं कह लगी जी फैसला कर लो। मैं फैसला की करेगा या तो फिल्म देगी निकाह करवा दे इसका, और नहीं निकाह करवाता तो मैं सारी रिपोर्ट कर रहा। कह लगे हाँ ये भी रुका रहो, डायरेक्ट तरीके इलेक्शन आ रहे हमारे, इलेक्शन के बाद में हम निकाह करवा देंगे। मैं इलेक्शन भी हो लिया, हम रोज़ फ़ोन करो भाई निकाह करवा दो। लड़की को भेज दिया सऊदी, जब तक कोई निकाह नहीं करवा। वह लड़की परसों तो फिर चली गई, कल तो 10 बजे तो। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म नगरी हरिद्वार से ये बड़ी खबर है, जहां झमाझम बारिश शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी भरा है। कई इलाकों में गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। शहरी इलाकों में सड़कें दरिया के रूप में बदल गई हैं। ये तस्वीरें आप देखें। भारी बारिश और जलभराव से लोग अब परेशान हैं। गरीब मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। जालपुर और कटहरा बाजार में जलभराव की स्थिति बन गई है। बाजार कोटरावान में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पुरानी सब्जी मंडी, पुरानी अनाज मंडी में भी जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं।
सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ बने हुए हैं हरिद्वार से अधिक जानकारी के साथ। संजय, इस वक्त की क्या स्थिति और मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए? देखिए अभिषेक, उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश का सीधा सीधा मैदानी जिलों में भी असर पड़ रहा है। हालांकि बीते 2 दिनों से धर नगरी हरिद्वार में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते जो जीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हालांकि अगर हरिद्वार के बहादुराबाद की बात की जाए या रावली महदूद की बात की जाए या फिर ज्वालापुर की बात की जाए, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह तालाब में तब्दील है। हालांकि यही नहीं, जो विकास कार्य होते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इन दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि है, विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और वो विकास किस तरह का है वो आप तस्वीरों में साफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि आफत की बारिश ने हरिद्वार के जो जनजीवन, जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनके पूरी तरह उनका जो जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आलम यह है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डेंजर लेवल 293 मीटर बताया जा रहा है। वहीं फिलहाल गंगा 394 मीटर के लेवल पर बह रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। दूसरी ओर प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देहरादून और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। देहरादून की सड़कों के साथ ही चौक चौराहों पर जल भराव से लोग परेशान हैं। कई जगहों पर सड़कें जाम की स्थिति नजर आई। मूसलाधार बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। तो सहयोगी हितेश हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। हितेश, क्या स्थिति इस वक्त देहरादून की, मौसम का क्या हाल? पिछले 24 घंटों से राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि मानसून जाने को है, लेकिन सावन के बाद जिस तरीके से बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, कहीं ना कहीं आम जनजीवन, राज्य हो या राजधानी, सभी का अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि राजधानी की अगर देहरादून की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी के जो कार्य हैं उन्होंने यहाँ पर बरसात के माध्यम से ऐसी पोल खोल कर रख दी है कि सारी अधिकारियों की पोल पट्टी यहाँ पर खुल गई है। क्योंकि अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं और मूसलाधार बारिश का भी सिलसिला यहाँ पर जारी है। अगर हम आईएसबीटी की साइड की बात करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आईएसबीटी की साइड में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मूसलाधार बारिश राजधानी में हो रही है तो कहीं ना कहीं आम जन को हानि भी यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो कितनी स्मार्ट हैं बारिश ने वो बताया है। बहुत शुक्रिया आपका हितेश तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर केदारनाथ मंदिर के पीछे हलचल हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पीछे बर्फ का सैलाब किस तरह से नीचे आ रहा है। इससे पहले जब यहां 2013 में त्रासदी आई थी, तब भी इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर के कैचमेंट में एवलांच आया था। इस बार ग्लेशियर को टूटता देख तीर्थयात्री हैरान थे, परेशान थे। आंखों के सामने ग्लेशियर को टूटते देख रहे थे। मन में डर था कि कहीं फिर 2013 वाली त्रासदी तो नहीं आ रही। हालांकि इस एवलांच से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, कोई नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल शासन प्रशासन की नजर इस पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।